वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज 30 जनवरी 2021 है और आज एक बहुत ही स्पेशल दिन है। आज गांधी जी को याद करने का दिन है। आज गांधी जी की 73rd डेथ एनिवर्सरी है। गांधी जी ने कहा है, सेटिस्फैक्शन लाइज इन द एफर्ट नॉट इन द अटेनमेंट, फुल एफर्ट इज फुल विक्ट्री। आपने खुद इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा। आई एम श्योर, आई एम 100% श्योर कि आपने इस चीज को महसूस किया होगा कि वो दिन, जिस दिन आप अपने पीक परफॉर्मेंस पर थे, आपने आपकी पढ़ाई, आपका जो भी शेड्यूल, टारगेट, जो भी आपने चीज़ें तय की थी, वो सारी चीज़ें आपने अचीव कर ली। उस रात जब आप सोने गए, वो नींद की क्वालिटी अलग थी। वो एक सेटिस्फैक्शन जो था वो एक अलग था, इज़न्ट इट? डियर फ्रेंड्स, जस्ट इमेजिन कि अगर हर रोज़, एवरी सिंगल डे, अगर आप इतने ही एफर्ट्स दें, तो आप अपने आप से पूछिए कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जो आप हासिल ना कर पाएं। जस्ट आस्क योरसेल्फ। और सबसे बड़ा जो इसमें एक हर्डल है, जो मुझे लगता है सबसे बड़ा हर्डल, ये है हमारा मूड। लोग जो हैं, ज़्यादातर लोग ये नहीं समझते कि मूड जो है, इसका नेचर ही है अप एंड डाउन होना। राइट? आपका मूड, सुबह उठे तो आप हैप्पी थे, दोपहर तक आपका मूड फिर से डाउन हो गया, अप डाउन। तो ये जो अप डाउन है, उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करें एंड डोंट लेट योर मूड अफेक्ट यू। बैड मूड जो है वो आपको अफेक्ट ना करें। ये प्रैक्टिस से आप इसको पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल। तो थिंक अबाउट इट। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, आज हमारे टेबल के ऊपर 4 इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। आगे बढ़े उससे पहले हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा है। दिस इज मंथ एंड सेल। ये 31 जनवरी, लेकिन 31 जनवरी को तो बस 2 दिन बचे हैं, आज और कल। तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। अगर आपको स्मार्ट कोर्स के बारे में ज़्यादा जानना है, लेट्स से आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस स्मार्ट कोर्स, या फिर आप आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको हमारे आरबीआई ग्रेड बी के स्मार्ट कोर्स के बारे में ज़्यादा जानना है, ऑल यू हैव टू डू इज़ डाउनलोड आवर मोबाइल ऐप। प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी IQ के ऐप को सर्च कीजिए, डाउनलोड करें। ऑल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन आवर मोबाइल ऐप। तो सबसे पहला टॉपिक है वैक्सीन डिप्लोमेसी। पायोनियर का ये एक आर्टिकल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। अगर आप भारत के इतिहास को देखें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्रिटिश टाइम का इतिहास, मैं आज़ाद भारत की बात कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि जितना भी हमसे पॉसिबल हुआ है, उतनी मदद हमने दुनिया के अलग अलग देशों की हमेशा की है। आप वर्ल्ड वॉर के टाइम पर देख लीजिए, आज़ादी से पहले भी अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भारत का रहा है वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में। भले ही हम ब्रिटिश ध्वज के नीचे लड़ रहे थे, लेकिन भारत के लोगों ने अपना खून बहाया है। आज भी अगर आप देखेंगे करंट सिचुएशन, दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? इट्स नॉट कोविड-19, इट इज़ क्लाइमेट चेंज। कोविड-19 उसका एक बाई प्रोडक्ट हो सकता है, क्लाइमेट चेंज की एक साइड इफेक्ट हो सकती है कोविड-19, लेकिन क्लाइमेट चेंज जो है, मुझे नहीं लगता कि उससे बड़ी कोई आफत इस दुनिया जो लड़ रही है हमारी दुनिया, और स्टार्टिंग इसकी हो चुकी है। अब इसमें भी भारत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। मैं बहुत ही ब्रीफली कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि जनरली ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आर्टिकल्स के द्वारा, एक आर्टिकल में ये सारे पॉइंट्स शायद ही हमें पढ़ने को मिले या फिर नहीं पढ़ने को मिलते हैं। बट एनीवे, इंटरनेशनल सोलार अलायंस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ISA के बारे में पता नहीं है तो यू नीड टू डू अ लिटिल बिट ऑफ गूगल सर्च, राइट? इसको सर्च करें, थोड़ा बहुत इसको समझ लीजिए। तो 2030 तक, आज से लेट्स से 10 सालों के अंदर, ISA जो है, इंटरनेशनल सोलार अलायंस, जिसका एक फाउंडिंग मेंबर रहा है भारत,
ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा, क्योंकि उस टाइम पर आने वाले, आज से इसकी शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन 10 सालों के अंदर हम देखेंगे कि बहुत सारे हमारे देश में लगभग 30% जितने व्हीकल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे। और क्या पता 100% भी हो जाए। आने वाले 2-3 सालों में कोई ऐसा टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू हमें मिले कि 10 मिनट में, 5 मिनट में आप अपनी गाड़ी जो है, आपकी कार जो है, उसको फुल्ली चार्ज कर सकें। आपके मोटरसाइकिल्स को आप 5 मिनट के अंदर फुल्ली चार्ज कर सकें। अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में लग जाती है, एंड आई एम श्योर वी विल फाइंड समथिंग लाइक दैट, लेट्स होप, तो फिर पेट्रोल डीजल कार जो हैं उनको रिसाइकल ही करना पड़ेगा, उसमें से हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने पड़ेंगे, और हमारा कितना सारा खर्च बच जाएगा। कितनी सारी चीज़ें जो आज हम 10 रुपये पर किलो ख़रीदते हैं, शायद उस पर्टिकुलर चीज़ की कीमत 3 या 4 रुपये पर किलो हो जाए, क्योंकि बहुत सारे जो ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट और उसके ऊपर टैक्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें से निकल जाएगी। दिस इज़ जस्ट वन एग्जाम्पल। फिर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी जो हम पैदा करेंगे वो हम दूसरे देशों को भी बेच पाएंगे और बेचेंगे। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्लाइमेट चेंज को फाइट करने में। फिर पेरिस एग्रीमेंट जो है, पेरिस एग्रीमेंट में भी हमने कुछ वादे किए हैं, और अभी कुछ टाइम पहले हम इस टॉपिक के साथ जुड़ी हुई जब डिस्कशन कर रहे थे तब हमने देखा कि कैसे दुनिया के अलग अलग देशों का कहना यह है कि भारत जो है वो अपने टारगेट्स को तो अचीव कर ही लेगा, लेकिन टारगेट से ऊपर भी आगे बढ़कर और ज़्यादा फिगर्स, अच्छे फिगर्स जो हैं वो भारत अचीव करेगा। इसके अलावा आप दुनिया के अलग अलग, फॉर एग्जांपल जब बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश और म्यांमार की, तो जब ये रोहिंग्या की क्राइसिस हुई, जब म्यांमार में से रखाइन नाम का उनका जो राज्य है वहाँ से लाखों की तादाद में रोहिंग्या लोग जो हैं वो बांग्लादेश की तरफ आगे बढ़ने लगे, और बांग्लादेश ऑलरेडी एक बहुत ही पॉपुलेटेड देश है, उनके पास एक लिमिटेड रिसोर्स है, तो ऑल ऑफ द सडन आपको लाखों लोगों को खाना पीना खिलाना है, उनको रहने की फैसिलिटी देनी है, तो ये सारी चीज़ें बांग्लादेश से, आई एम नॉट सेइंग कि कैपेबल नहीं है बांग्लादेश, लेकिन बांग्लादेश की मदद भारत ने की। नेपाल में जब अर्थक्वेक आया तब भारत ने मदद की। दुनिया के अलग अलग देशों में जब साइक्लोन्स या फिर ऐसी कोई आपदा होती है, नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं, तब भी भारत अपनी कुछ ना कुछ मदद जो है वो भेजता है। दुनिया के कितने सारे देशों को दवाई भी पहुंचाता है भारत। और एक छोटा सा किस्सा, और उसके बाद हम ये जो आर्टिकल है उसमें जो पॉइंट्स है उसको डिस्कस करेंगे। ये एक बैकग्राउंड में आपको दे रहा हूँ। यमन में, यमन नाम का जो देश है, मैं दिखाऊंगा वो देश कहाँ पर है, लेकिन यमन देश में जब युद्ध की शुरुआत हुई, इट वाज समवेयर अराउंड 2015, तो उस टाइम पर भारत ने एक मिशन लॉन्च किया कि वहाँ पर रहने वाले भारतीयों को रेस्क्यू किया जाएगा। तो हमने सऊदी अरेबिया और उन सारे देशों से बात की कि आप थोड़े टाइम के लिए युद्ध को विराम दे, हम हमारे लोगों को सेफली यहाँ से बाहर निकालना चाहते हैं। और सिर्फ हमारे लोगों को हमने नहीं निकाला, हमने यूएसए और दूसरे ऐसे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो ताकतवर देश हैं, यूएसए और ऐसे देश अपने लोगों को निकाले उससे पहले हमने उनकी मदद की और हमने उनको सेफली निकाल दिया, और उसकी काफ़ी प्रशंसा भी हुई थी। तो भारत के बारे में बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश की एक परंपरा रही है, कल्चर रहा है कि हमारा देश जब भी कोई दूसरा देश या फिर दुनिया जब भी कोई मुसीबत में होती है तो भारत हमेशा मदद के लिए खड़ा रहता है। फिलहाल करंट सिचुएशन की बात करें, कोविड-19 वैक्सीन की बात करें, तो हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। हम इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं कि जो वैक्सीन है, एक्सेस टू वैक्सीन शुड बी डेमोक्रेटाइज्ड, यानी कि आपके पास पैसे हैं, पैसे नहीं हैं, गरीब देश हैं, अमीर देश हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपके जो सबसे टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में जिनको आपने रखा है, फॉर एग्जांपल कोरोना वॉरियर्स, तो उनको वैक्सीन मिलनी चाहिए। उसके बाद जो एल्डरली लोग हैं, जो भी आपका लिस्ट है, प्रायोरिटी लिस्ट है, उस हिसाब से इस दुनिया में हर एक व्यक्ति तक वैक्सीन पहुँचे, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारा देश भारत। यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन और एंटोनियो गुटेरेस साहब, जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं,
उन्होंने ये बताया कि इंडियाज़ वैक्सीन प्रोडक्शन कैपेसिटी इज़ वर्ल्ड्स बेस्ट एसेट। दुनिया की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एसेट है, बेस्ट एसेट है, वो ये है कि भारत की जो वैक्सीन की प्रोडक्शन की कैपेसिटी है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो कितना इम्पोर्टेंस, आप देखिए इम्पोर्टेंट रोल भारत प्ले कर रहा है। भारत का एक दूसरा भी नाम, जब फार्मास्यूटिकल वर्ल्ड की दवाई की बात आती है तब कहते हैं फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है क्योंकि ये दवाई के प्रोडक्शन में वी आर नंबर 1 इन द वर्ल्ड। हमने 150 देशों की, ये कोविड-19 की सिचुएशन जब आई तब हमने 150 देशों की मदद की है। कुछ ना कुछ चीज़ें, किसी को हमने मास्क पहुंचाया तो किसी को हमने ये जो मलेरिया के लिए यूज़ की जा रही थी वैक्सीन मेडिसिन वो पहुंचाई, किसी को हमने पीपीई किट्स बनाकर प्रोवाइड की तो किसी को कुछ और मदद दी। तो भारत ने कितने सारे देशों की, 150 देशों की हमने मदद की जब से ये क्राइसिस की शुरुआत हुई है तब। और हमने $15 मिलियन का प्लेज भी लिया है, हमने एक शपथ ली है कि यूनाइटेड नेशन का जो प्रोग्राम है गावी जिसको कहते हैं, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, ये गावी में हम $15 मिलियन देंगे और 10 लाख वैक्सीन के डोजेस प्रोवाइड करेंगे ताकि दुनिया के अलग अलग देशों को ये मिले। ये सारी चीज़ें हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, राइट। एंड द वैक्सीन अलायंस एंड प्लान्स टू सप्लाई 1 करोड़ डोजेस टू अफ्रीका। अफ्रीका को 1 करोड़। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज़ मोर लाइक ए ग्रांट, या फिर आसान शब्दों में कहूँ तो ये सारी चीज़ें हम फ्री में प्रोवाइड करेंगे। भारत ने वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव की भी शुरुआत की और ये हमारे पड़ोसी देशों के लिए है। तो इसमें 5 देश ऐसे हैं जिनको हमने वैक्सीन प्रोवाइड की है। क्या आपको इनके नाम पता है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और 5वां है मालदीव्स। ये 5 देश हैं, राइट, जिनको भारत ने कोविड-19 की वैक्सीन प्रोवाइड की है। आपको याद होगा जब एक मीटिंग हुई थी सार्क की, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन की, तो सार्क की मीटिंग हुई, उस टाइम पर प्रधानमंत्री साहब ने $10 मिलियन का फंडिंग देने की बात कही थी। जो ऑनलाइन एक वर्चुअल मीटिंग, ये जब कोविड की शुरुआत हुई उस टाइम पर एक मीटिंग हुई थी, कोविड-19 इमरजेंसी फंड क्रिएट किया गया और भारत ने इसमें $10 मिलियन और कहा था कि और ज़्यादा पैसों की आवश्यकता होगी तो भारत देने के लिए तैयार है। तो भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है वैसा नहीं है कि सिर्फ बुक के ऊपर है, रियली में इट्स नॉट जस्ट अबाउट थिंक नेबरहुड फर्स्ट, इट इज़ अबाउट एक्टिंग नेबरहुड फर्स्ट। तो हम इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। तो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग अबाउट आवर कंट्री। दूसरी चीज़, भारत ओमान नाम का एक देश है, ये कहाँ पर है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा और इसका एक कनेक्शन है, रियल लाइफ कनेक्शन, वो भी मैं आपको साथ शेयर करूंगा। जस्ट बेयर विथ मी फॉर 2 मिनट्स। तो भारत ओमान देश को गिफ्ट में वैक्सीन प्रोवाइड करने वाला है। 15 कैरेबियन कम्युनिटी कंट्रीज हैं। अब कैरेबियन कम्युनिटी कंट्रीज के बारे में, इनको भी हम दवाई प्रोवाइड करने वाले हैं। कैरेबियन देश यानी कि जिनको हम हमारे देश में ज़्यादातर वेस्ट इंडीज़ के नाम से जानते हैं, वेस्ट इंडीज़, राइट, जिनके साथ हम क्रिकेट खेलते हैं। तो कैरेबियन देश जो है डियर फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारी इंडियन कम्युनिटी भी रहती है और उनका एक बहुत ही एक आपने चटनी म्यूज़िक का शायद नाम सुना होगा, नहीं पता है तो सुनिएगा ज़रूर जब भी वक्त मिले। कल वीकेंड, आज सैटरडे है, कल संडे है, तो इफ़ यू गेट टाइम चटनी म्यूज़िक को सुनिएगा, आपको मज़ा आएगा। तो ये जो कैरेबियन देश हैं उसमें भी बहुत सारे भारत के लोग रहते हैं। आपने देखा होगा वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम में बहुत सारे ऐसे लोग थे, शिव नारायण चंद्र पॉल, दूसरे में बहुत क्रिकेट नहीं देखता हूँ लेकिन आई नो वन नेम, शिव नारायण चंद्र पॉल जो थे। तो ऐसे, और उनके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स को देखेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि इंडियन कनेक्शन, इंडियन नाम होते हैं उनके। तो उनको भी प्राउड फील होगा कि जिस देश से हमारे ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर आए थे, वो देश आज हमारे देश को फ्री में मेडिसिन प्रोवाइड करता है। निकारागुआ, ये एक साउथ अमेरिका का देश है और पैसिफिक आइलैंड के कुछ देश जो हैं उनको भी भारत फ्री में मेडिसिन प्रोवाइड करने वाला है। तो आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सारी चीज़ें हम फ्री में प्रोवाइड करेंगे तो हमारे लिए क्या बचेगा।
द थिंग इज, ये ऐसे सारे देश हैं जिनको भारत की आवश्यकता है, या फिर कुछ ऐसे भी देश हैं जिनके साथ हमारी फ्रेंडशिप इतनी अच्छी है कि हम उनको चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन कॉमर्शियल एक्सपोर्ट्स भी हम करने वाले हैं। 2 मिलियन डोजेज हम ब्राज़ील को बेचेंगे। मोरक्को नाम का जो देश है उनको भी बताइए, मोरक्को जो है वो किस कॉन्टिनेंट आपको देखने को मिलता है? नेम द कॉन्टिनेंट इन विच यू फाइंड दिस कंट्री कॉल्ड मोरक्को। यह आपके लिए आज का पहला प्रश्न है। तो ये जो भारत जो रोल प्ले कर रहा है, उससे हम क्या समझ सकते हैं? उससे हम ये समझ सकते हैं कि भारत एक लीडर देश है। भारत एक ऐसा देश है जो आप इसको ग्लोबल लीडर कह सकते हैं। जब मुसीबत का वक्त होता है उस टाइम पर जो व्यक्ति खड़ा रहता है, दैट इज लीडर, इजंट इट? जब सारी चीज़ें ठीक चल रही है उस टाइम पर बड़ी बातें करना, और जब मुसीबत का वक्त आए तब पत्थर के पीछे छुप जाना, तो दैट इज़ नॉट लीडरशिप क्वालिटी। तो भारत एक ट्रूली एक लीडर देश है। और ये सारी चीज़ें करके हमें क्या मिलेगा, जिसको हम कहते हैं गुडविल, राइट? गुडविल खरीदी नहीं जा सकती। यू कैन नॉट परचेज गुडविल, राइट? टाटा कंपनी का आपने नाम, हम वी नो टाटा, राइट? टाटा के बारे में आपने बहुत सारी स्टोरीज सुनी होगी। अब टाटा कंपनी जो है, कई लोग ऐसे हैं, कल ही मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा था और एक दोस्त दूसरे दोस्त को ये कह रहा था कि इफ़ यू वांट टू ओपन दिस पर्टिकुलर डीमेट अकाउंट तो इस कंपनी में खुलवाइएगा क्योंकि दैट इज़ पावर्ड बाय टाटा। तो टाटा की जो गुडविल है, एक विश्वास जो है, राइट, यू कैन नॉट परचेज दैट विश्वास। ये आपको आपके जीन्स में है, आपने इसको डेवलप किया है। यही चीज़ भारत के साथ जुड़ी हुई है। और फ्यूचर में भारत जब और स्ट्रॉन्ग देश बनेगा और मजबूत और इकोनॉमिकली जब डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा, तो यही गुडविल जो है हमें बहुत काम आएगी। ओमान नाम का देश आपकी स्क्रीन के ऊपर है, एज यू कैन सी, राइट? तो ये है ओमान। यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमान है, यहाँ पर ईरान, ये है अरेबियन सी। यहाँ पर थोड़े इस तरफ अगर आप बढ़ेंगे देन यू विल फाइंड इंडिया। और मस्कत जो है ये ओमान का कैपिटल है। ओमान का एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पर भी है, दिस इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। ये यूएई, सऊदी अरेबिया, ये रहा यमन देश, राइट? नाउ डियर फ्रेंड्स, जो मैं आपको बात कर रहा था, मस्कत जो है गुजरात का जो सौराष्ट्र पोर्शन है, वहाँ पर राजकोट डिस्ट्रिक्ट के, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, तो बहुत सारे लोग जो हैं राजकोट डिस्ट्रिक्ट के, खास करके गोंडल नाम की जो जगह है, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग मस्कत फार्मेसी में काम करते हैं। सालों से वो मस्कत यानी कि ओमान में रहते हैं और वहाँ की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है तो वहाँ पर काम करते आए हैं। वो काफ़ी बहुत मेहनत की, बहुत मीन्स एक जगह पर पहुँचे। अब जस्ट इमेजिन कीजिए, ये इंडिया और ओमान के रिलेशनशिप में ये बात तो होती है, लेकिन अब जब दवाई मिलेगी तो इनको कितना प्राउड, मीन्स ये दोनों देशों का विश्वास कितना बढ़ेगा कि पहले एक ऐसा वक्त था जब वहाँ के लोग, भारत के लोग हमारे देश में यानी कि ओमान में आकर काम करते थे फार्मास्यूटिकल वर्ल्ड में। आज हमारे देश में ही वैक्सीन जो हैं वो भारत देश से आ रही हैं। तो दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। वीडियो अगर पसंद आया है तो हिट द लाइक बटन, शेयर द लेक्चर विद अदर स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल है, यूएस मस्ट टेक ए कॉल ऑन टेरर हेवन पाकिस्तान। ये हेवन और हेवन दो शब्द हैं, राइट? तो ये जो टेरर हेवन है, टेरर हेवन का मतलब स्वर्ग नहीं होता है, एक प्रकार का आश्रय देने वाली जगह को कहते हैं हेवन, HAVEN। तो दिस इज जस्ट अ स्मॉल थिंग फॉर यू, ओके। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर है ये है डैनियल पर्ल। अहमद ओमार शेख, सईद शेख, अहमद ओमार सईद शेख नाम के व्यक्ति ने डैनियल पर्ल की हत्या की। डैनियल पर्ल जो हैं ये यूएसए के जर्नलिस्ट थे। अब सुप्रीम कोर्ट जो है पाकिस्तान की, इस सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने तो इनको बाइज्जत बरी करने का ऑर्डर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको छोड़ दिया है कि ये जो अहमद ओमार सईद शेख हैं, जिनको हम ओमार कहेंगे, तो ये जो ओमार हैं वो इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और यूएसए जो है वो इससे काफ़ी नाराज़ हो गया है। यूएसए ने इससे पहले भी कहा था कि ये जो चीज़ें हैं ये गलत हो रही हैं, इस ओमार को आप पकड़िए और उसके ऊपर
प्रॉपर एक मुकदमा चलाइए, क्योंकि ये डेनियल पर्ल का जो मर्डर है वो इसी ओमार ने किया है। यूएसए ने यह भी कहा कि हम इस पूरे केस को टेक ओवर कर लेते हैं और ये जो ओमार है उसको हमारे देश में हम प्रोसिक्यूट करेंगे, हमारे देश में इस व्यक्ति के ऊपर मुकदमा चलाएंगे। पाकिस्तान के बारे में मैं क्या कहूँ, यू नो इट वेरी वेल। मुझे बताने की और कोई आवश्यकता नहीं है कि पाकिस्तान की टेक्निक्स किस प्रकार की हैं। लेकिन यहाँ पर इस व्यक्ति को छोड़ने का मतलब यह है कि सरकार, वहाँ की आर्मी और उसी के साथ साथ वहाँ की कोर्ट भी ये सारी चीज़ों में शायद शामिल हैं, और यूएसए इस बात को अच्छी तरीके से जानता है। 2017 की बात करें तो हाफिज सईद को छोड़ दिया, और उस टाइम पर यूएसए ने काफ़ी बताया कि हाफिज सईद को पकड़ा जाए, ये वो। पाकिस्तान ने उसको काफ़ी बचाव किया, और पाकिस्तान ने पैसे भी लूट लिए यूएसए से कि हमें पैसे चाहिए, हमें ये आतंकवादियों को मारने के लिए, उनको बंद करने के लिए वी नीड मनी, हमारे पास पैसा नहीं है। और यूएसए से पैसे भी लेता है और आतंकवादियों को एक्टिव भी रखता है। जितना आतंकवादी एक्टिव रहता है उतना वेस्टर्न वर्ल्ड में घबराहट होती है, और उतने ही पैसे वेस्टर्न वर्ल्ड से फिर पाकिस्तान की सरकार बटोर लेती है। तो Saeed was thrown behind bars on the eve of Pakistan Prime Minister Imran Khan's July 2019 visit to Washington DC for a summit meeting with Trump. देखिए इनकी कितनी टेक्निक्स, देखिए इनकी कि जब प्रधानमंत्री पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, वो यूएसए जा रहे थे, तो उसके कुछ टाइम पहले, उसके अगले दिन, ईव यानी कि उसकी अगली जो शाम थी, उस शाम को ये हाफिज सईद को जेल में डाला गया ताकि वहाँ पर उनको जवाब ना देने पड़े। तो इस प्रकार की टेक्निक से, मीन्स इस प्रकार के जो मूव्स हैं, उनकी जो टैक्टिक्स हैं, वो पूरी दुनिया को पता है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? यहाँ पर मुझे एक सॉल्यूशन नज़र आ रहा है, एंड दैट इज़ यूएसए ने जो ये कहा कि ये पूरे केस को टेक ओवर करके प्रोसिक्यूट करें। पता है यूएसए में ये जो मेक्सिको के और नज़दीक के जो देश हैं, साउथ अमेरिका के देश से जो नार्कोटिक्स और ड्रग्स का जो इश्यू चल रहा था यूएसए में, तो आपने नाम सुना होगा एल चापो के बारे में। और एक सीरीज़ भी आई थी, मैंने देखे नहीं है, लेकिन क्या नाम था इस सीरीज़ का, जो पाब्लो एस्कोबार के ऊपर थी, मैं नाम भूल गया, आई एम नॉट श्योर अबाउट द नेम। ये क्वेश्चन नहीं है आपके लिए, बट इफ़ यू डोंट हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो ये जो पाब्लो एस्कोबार और एल चापो हैं, तो इनको मीन्स इनके ड्रग्स और ये सारी चीज़ें चल रही थी जब तक अब अलग अलग देशों में इनके खिलाफ मुकदमे चल रहे थे। लेकिन फिर यूएसए ने क्या कहा, या फिर क्या किया, देशों के साथ एक ट्रीटी साइन कर ली, और फिर ये तय कर लिया कि ऐसे लोगों की जो पूरा केस जो है, पूरी मैटर जो है, वो मुकदमा यूएसए में चलेगा। और क्या हुआ, दोनों के दोनों जेल के पीछे चले गए। आई थिंक पाब्लो एस्कोबार मर गया है, लेकिन एल चापो जो है वो जेल में है। तो यही चीज़ पाकिस्तान के साथ भी हो सकती है कि हाफिज सईद और ऐसे लोगों को अगर पाकिस्तान में छूट मिल रही है, तो उनका मुकदमा जो है वो भारत या फिर यूएसए जैसे देश में किया जाए, ताकि पता चल जाएगा कि जो कहते हैं दूध का दूध पानी का पानी। मूविंग ऑन, इंडिया नीड्स ए हार्मोनियस एंड प्रोडक्टिव पार्लियामेंट सेशन। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक खूबसूरत आर्टिकल है। बजट सेशन जो है वो अभी स्टार्ट होगा। ये बजट सेशन एक बहुत ही लंबा बजट सेशन होगा जो 8 अप्रैल 2021 तक चलेगा। बीच में एक ब्रेक होगा 15 से 8 मार्च का, लेकिन 8 अप्रैल तक ये फिर एक महीने तक फिर चलेगा। तो पूरे देश की नज़र होगी पार्लियामेंट के इस बजट सेशन के ऊपर, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो जल्द से जल्द रिवाइव करें, और ये वक्त भी है कि जो पॉलिटी हैं वो यूनाइट हो जाए। यानी कि जो कांग्रेस, बीजेपी, एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, जो भी अलग अलग पार्टीज़ हैं, चाहे रूलिंग पार्टी हो चाहे ओपोजिशन में हो, हर किसी को मिलकर हमारे देश के जो लक्ष्य हैं उनको अचीव करने में, ख़ास करके इस साल, तो एकजुट होकर मदद करनी ही चाहिए। क्योंकि अगर आज हमने साथ मिलकर डिसीजन नहीं लिए, तो फिर ये कोविड-19, इकोनॉमी के इश्यूज़, वे चाइना वाला इश्यू जो है, ये सारे इश्यूज़ को हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। बजट सेशन जो है उसकी शुरुआत भी एक गलत तरीके से हुई है, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब के एड्रेस में से जो कुछ ओपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो चली गई। क्या बॉयकॉट करने से सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी? राइट, बॉयकॉट से कुछ नहीं होगा, वॉकआउट से कुछ नहीं होगा। और
फिर आप ये नहीं कह सकते, अगर आप वहाँ पर बैठते ही नहीं हैं और फिर आप कहेंगे कि बाहर निकल कर आप कहते हैं डिमांड करते हैं, तो दैट विल नॉट वर्क। सरकार को भी ये समझना चाहिए कि ऑपोजिशन को कैसे, देखिए सरकार में अगर आपको रहना है, कोई भी गवर्नमेंट है किसी भी राज्य में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये चैलेंज ही है। दैट इज, आपको पावरफुल पोजीशन पर रहना है तो आपको ऐसी चीज़ें करनी है, आपको ऑपोजिशन लीडर्स को मनाना है और मेक श्योर करना है कि वो सेशन में बैठे। लेकिन फिर ऑपोजिशन लीडर को ये फिर एक जिद पकड़ कर नहीं बैठना है कि वो कुछ भी ऐसा हुआ तो हम चले जाएंगे, दैट विल नॉट हेल्प। आपके अंदर भी वो कैपेसिटी होनी चाहिए, क्योंकि आप अपनी पार्टी के लिए वहाँ पर नहीं बैठे हैं, यू आर देयर क्योंकि देश के लोगों ने आपको वोट करके वहाँ पर भेजा है। सिमिलरली पासिंग बिल्स विदाउट अलाउइंग ऑपोजिशन इज से कैन अंडरमाइन द गवर्नमेंट्स रिफॉर्म पुश। तो दोनों तरफ, राइट, रूलिंग और ऑपोजिशन दोनों को यहाँ पर सेंसिबिलिटी दिखानी होगी। बिसाइड्स द बजट की बिल्स लाइक पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, बजट के बाद इंपॉर्टेंट बिल्स जैसे पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, हर एक व्यक्ति को अफेक्ट करने वाला एक बिल जो है उसके ऊपर भी डिस्कशन मीन्स उसको भी पार्लियामेंट में टेबल किया जाएगा। तो जो चीज़ हमें फार्म बिल में देखने को मिली कि थरो डिस्कशन नहीं हुई, इसकी वजह से अच्छे पॉइंट्स भी अब नेगेटिव पॉइंट्स के तौर पर पेश किए जा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें ना हो, पर्सनल प्रोटेक्शन बिल और दूसरे जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल और दूसरे जो बिल्स पेंडिंग हैं या फिर टेबल किए जाएंगे, तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हर कोई मिलकर इसमें काम करें। मूविंग ऑन टू द लास्ट येट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ द डे, ए चैंपियन ऑफ साइंस प्रो पुअर टेक्नोलॉजी। द हिंदू का ये आर्टिकल है और आपकी स्क्रीन के ऊपर जो दो तस्वीर हैं, राइट, ध्यान से सुनिए, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। एक है डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, राइट, जिनको जनरली SC कह के, उनका शॉर्ट जो एक है नाम SC कहते हैं उनको, और एक है C सुब्रमण्यम। C सुब्रमण्यम जो हैं उनको CS कहते हैं। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, मैंने इसीलिए तस्वीरें आपके सामने रखी हैं। 1910 की बात करें, 1910 वाज अ वेरी सिग्निफिकेंट ईयर, क्योंकि यही एक 1910 पर ये जो दो हमारे सितारे हैं या फिर दो साइंटिस्ट जो हैं उनका जन्म हुआ। आज ये जो बेग योर पार्डन C सुब्रमण्यम साहब जो हैं, इनका बर्थडे है, 111th बर्थ एनिवर्सरी है उनकी, और इसीलिए आज ये आर्टिकल हमें पढ़ने को मिल रहा है। ये आर्टिकल लिखा है T रामासामी ने, जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साल था भारत के इतिहास के लिए। अब क्विकली हम बात करते हैं इनके बारे में और उसके बाद ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो हम C सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो डॉक्टर चंद्रशेखर जो थे वो स्पेस के साथ जुड़े हुए हैं, राइट, इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स। तो ये उनका रुचि का विषय था और चंद्रशेखर साहब जो हैं उन्होंने स्पेस को एक्सप्लोर किया और ही प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक होल्स। तो ब्लैक होल्स की जब भी बात आती है तब डॉक्टर चंद्रशेखर का नाम जो है वो लिया जाता है। और उन्होंने यूनिवर्स को ही एक साइंस और मीन्स उनको जब साइंस के बारे में पूछा जाता था, ही यूज्ड टू टॉक अबाउट स्पेस एंड यूनिवर्स। फिर दूसरी तरफ हैं हमारे मिस्टर सुब्रमण्यम, C सुब्रमण्यम, और उनका जो मीन्स वो उनका जो मेन रुचि का विषय था वो था फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते थे और ग्रीन रेवोल्यूशन जो है उनके बीज, ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर किसको कहा जाता है हमारे देश में? स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। बट ये ग्रीन रेवोल्यूशन के बीज जो हैं को बोने का काम जो है वो किया है C सुब्रमण्यम साहब ने। चैंपियन द कॉज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू सॉल्व सोसाइटल प्रॉब्लम्स। वो मानते थे कि सोसाइटी के जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने के लिए एक ही तरीका है, दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और उन्होंने ये भी कहा कि जो साइंस है ये मानवता को काम में आए, उस प्रकार से हमें साइंस और टेक्नोलॉजी को, टेक्नोलॉजी और साइंस में भी डिफरेंस है, यू नो, राइट। मैं बहुत ही डीप में नहीं जाना चाहूँगा, ये बेसिक चीज़ें आपको पता होगी, लेकिन बेसिकली वो ये मीन्स जो मिस्टर C सुब्रमण्यम थे वो ये मानते थे कि आप कुछ भी करें, अगर आप साइंटिस्ट हैं तो आप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस, आपका साइंस जो है, आपकी टेक्नोलॉजीज जो हैं वो आम व्यक्ति के काम भी आनी चाहिए। CS चैंपियन द कॉज ऑफ प्लान्ड पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन साइंस, कि एक प्लान्ड तरीके से
पब्लिक इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट साइंस में होना चाहिए, तो उसको भी वो काफ़ी एक उसको बढ़ावा देते थे। और आज जो 2021 है, दिस इज़ अ सिग्निफिकेंट ईयर, क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसकी गोल्डन जुबली भी हम इसी साल मनाएंगे। CS ने ये बताया कि सिटीजन्स और ह्यूमैनिटी के काम में कैसे साइंटिस्ट आ सके, इसके बारे में उनको सोचना चाहिए। और सोसाइटी के प्रॉब्लम्स और इन सारी चीज़ों को सॉल्व करना, दैट वाज हिज लाइक हिज मेन, यू कैन से मेन पर्पस। वो साइंटिस्ट तो थे ही, लेकिन ही वाज लाइक ए विजनरी, APJ अब्दुल कलाम साहब की तरह, क्योंकि 1910 में इनका जन्म हुआ था, APJ कलाम साहब से पहले आए थे, तो आई वुड से कि बहुत सारे ऐसे APJ कलाम सर और दूसरे हमारे साइंटिस्ट को भी सुब्रमण्यम साहब ने, चंद्रशेखर साहब ने, दोनों ने, CS और SC ने काफ़ी इंस्पायर किया होगा। उन्होंने 4 E's के बारे में बताया एग्रो फाउंडेशन के बारे में: एजुकेशन, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी एंड एम्पावरमेंट ऑफ आवर फार्मर्स। उनके 90th बर्थडे पर नेशनल एग्रो फाउंडेशन की स्थापना हुई। और शब्द कम पड़ते हैं ऐसे लोगों की तारीफ़ करने में, तो ये एक यू कैन से ओवरव्यू किया हमने उनके काम का, उन्होंने उनका जो योगदान है उसका। और ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, आपको ऐसे प्रश्नों के, ऐसे टॉपिक्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी भी चाहिए। यहाँ पर है कुछ न्यूज़ आइटम्स डियर फ्रेंड्स। PDF को डाउनलोड करने के बाद इसको प्लीज़ देख लीजिएगा। एंड टुमारो इज संडे, तो कल लेक्चर नहीं होगा। अब द हिंदू एनालिसिस की बात करें तो हमारी मुलाकात होगी डायरेक्टली मंडे को। तब तक के लिए एन्जॉय योर वीकेंड। और UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मंथ एंड सेल चल रहा है, मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। आई विल सी यू ऑन मंडे। टिल देन एन्जॉय योर वीकेंड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।